Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics। आज हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो मोस्ट अवेटेड चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है नेशनल इनकम। मैं जो ये चैप्टर रेफ़र कर रही हूँ, जिस बुक से रेफ़र कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बुक बता देना चाहती हूँ कि कौन सी है। ये हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली, हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंगली TR जैन एंड VK ओहरी की ये बुक है, जिसमें से ये चैप्टर नंबर 4 मैं आज आपको स्टार्ट करवाऊंगी। देखिए, ये चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे दूं। इस चैप्टर में हमें कुछ रिलेटेड कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि जब हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसमें से ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता होता है और लेंथी क्वेश्चन आता होता है, तो वो हमें तभी समझ में आएंगे। वो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने करने हैं, चाहे हमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट मेथड्स हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के वो समझने हैं, वो हमें सिर्फ तब ही समझ में आएंगे जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे। इसमें जो बारीक बारीक पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, मीनिंग्स हैं, अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें वो चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेशनल इनकम, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय कहा जाता होता है, इससे रिलेटेड क्या हमें डिफरेंट कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको आज स्टार्ट करवाना है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। क्योंकि ये जो यहाँ इतना लिखा हुआ है वो और कुछ नहीं है, वो आपको यही बातें बता रखी है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। देखो, टेरिटरी का मतलब क्या होता है। हम लोग बेसिकली जब टेरिटरी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता होता है बाउंड्री। जैसे अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम हमारे दिमाग में इंडिया का मैप लेकर आएंगे और हम कहेंगे कि वो जो इंडिया का मैप उभर कर आता होता है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो हमारी बाउंड्री लाइंस है, सरहद है वो हमारी। लेकिन अब देखो आपको क्या बता रहे हैं कि इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। बट in national income accounting the term domestic territory is used in a different sense। लेकिन जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करेंगे, दैट मीन्स राष्ट्रीय आय का लेखांकन करेंगे, तो उस वक्त ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इस वर्ड का मतलब सिर्फ जो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो नहीं रहेगा। तो देखते हैं कि इस डेफिनेशन में और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन है या जो सबसे पहली चीज़ जिसे इंक्लूड किया जा रहा है वो क्या है, वो सेम वही है। पॉलिटिकल या जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो तो आएगी ही आएगी, लेकिन इसमें साथ में हम जो बोलते होते हैं ना कि जितनी, जैसे इंडिया की ही अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपको पता है कि जैसे इंडिया के इर्द गिर्द अगर एक साइड पर इंडियन ओशन है, वो वाटर वे है, तो उसमें भी तो हद होगी ना कि भाई हाँ, इस सरहद तक, इस हद तक इंडिया की सरहद है वाटर में भी। तो बिल्कुल यही चीज़ आपको ये बता रखा है कि पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब जो लैंड वाला एरिया है वो तो सरहद में कवर किया जा ही रहा है, प्लस जो वाटर से घिरा हुआ है वो वाटर का भी जो एरिया फिक्स किया हुआ है कि हाँ भाई, यहाँ तक की सरहद जो है वो इंडिया की है, यहाँ से दूसरे देश की सरहद शुरू हो जाएगी, तो वो टेरिटोरियल बाउंड्री भी वाटर में जो है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में ही कवर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो और हमें क्या बताते हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज। फॉर इंस्टेंस, अब देखो, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स का मतलब आप अच्छे से समझ गए हो कि क्या है। जो शिप्स हैं वो तो वाटरवेज के थ्रू कर रही हैं काम, और जो एयरक्राफ्ट है वो एयरवेज के थ्रू काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि अगर ये दोनों चीज़ें हमारे देश के रेजिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में, तो उस वक्त उन चीज़ों को भी
हमने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट करना है। जैसे इंडियन शिप्स फेरिंग बिटवीन जापान एंड कोरिया और पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स फ्लाइंग बिटवीन इंग्लैंड एंड कनाडा आर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब अब ये तो नहीं ना कि अगर मान लो एयरक्राफ्ट जो है वो हमारा इंग्लैंड गया हुआ है तो हम उसे ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर हो रहा है। नहीं, हम उसे इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है फिशिंग बोट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रीटर्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री और द टेरिटरी ऑफ द कंट्री वेयर द रेजिडेंट्स हैव द अथॉरिटी टू एक्सप्लोर ऑयल। अब देखो यहाँ आपको क्या बातें बता रहे हैं। मछली पकड़ने के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए या नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर कोई भी इंटरनेशनल जो वाटर बॉडीज़ बनी हुई हैं उनमें काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है, हमारे पास जो नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट आएगा ना डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के बाद, वो यही आएगा कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि बंदा रेजिडेंट है या नॉर्मल रेजिडेंट कब माना जाएगा। रेजिडेंट का मतलब तो हम बेसिकली क्या समझते हैं कि बंदा वहाँ का रहने वाला हो, निवासी हो। तो यहाँ पर यही आएगा, सेकंड जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास यही आएगा कि भाई सामान्य निवासी कौन होता है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये बातें जान लेना ज़रूरी है क्योंकि ये रेजिडेंट वर्ड हमारे पास इस सेकंड पॉइंट में भी आया है और यहाँ पर भी आया है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि भाई अगर ये बोटिंग फिशिंग का काम, अगर ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का काम अगर ये किसी रेजिडेंट के द्वारा किया जा रहा है, जैसे मैं फिर से एग्जांपल लूँ कि अगर इंडिया का ही कोई रेजिडेंट है जो ये काम कर रहा है तो इसलिए माना ये जाएगा कि वो काम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर किया जा रहा है। जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रखा है, ऑपरेटिंग ऑफ फिशिंग बोट्स बाय इंडियन फिशरमैन in the international water course of Indian Ocean is very much part of Indian domestic territory। तो अगर इंडिया का कोई फिशरमैन है जो फिशिंग करने के लिए बोट लेकर गया है इंडियन ओशन में, तो वो किस में कवर किया जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर किया जाएगा। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट अगर हम इसके अंडर देखें तो क्या है, एम्बेसी ऑफ ए कंट्री अब्रॉड, इट्स ट्रेड कमिश्नर, आर्मी इंस्टॉलेशन, साइंटिफिक स्टेशन, इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिसेज, एड एजेंसीज एक्सेट्रा। ये जितनी भी आपको यहाँ कुछ वर्डिंग्स दे रखी हैं, हम एम्बेसी के बारे में हमने सुना होता है, जैसे हम सुनते हैं ना कि कनाडा में इंडियन एम्बेसी है या अमेरिका में है, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी होती है ना फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको दे रखा है। फॉर इंस्टेंस इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपको यही बात दिमाग में रखनी है कि भाई इस तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ की, हम एक तरीके से ना इन्हें ये कह सकते हैं कि भाई ये फॉरेन कंट्रीज़ की ब्रांचेज हैं जो हमारे यहाँ पर ओपन हुई हैं, तो इन्हें हमने उस फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कवर करना है। तो अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या कह रखा है कि अगर इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो वो किसकी पार्ट मानी जाएगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मानी जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से ही कि जो अमेरिकन एम्बेसी होगी वो किसका मानी जाएगी, ऑब्वियसली है वो अमेरिका का पार्ट मानी जाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट वो नहीं मानी जाएगी। तो उम्मीद है मुझे कि ये जो 4 पॉइंट्स के ज़रिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कंसेप्ट समझाया गया है वो आपको इजीली समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हमारे आज के सेशन का एक और सेकंड पॉइंट, एक और रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब किसे हम किसी देश का सामान्य निवासी यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे।
national income is the sum total of income of only the normal residents of a country। तो जो किसी देश का सामान्य निवासी बनेगा उसके द्वारा जो इनकम अर्न की जाएगी, जो आय कमाई जाएगी, उसका जो सम टोटल होगा हम उसे ही हमारी राष्ट्रीय आय के लेखांकन में काउंट करेंगे। दैट मीन्स हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में उसे इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो वी मस्ट देयरफॉर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो इसलिए नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग ज़रूर दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो क्या होता है नॉर्मल रेजिडेंट, कौन होता है? ए नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। तो इसमें पर्सन भी है और इसमें इंस्टीट्यूशन भी है। हु ऑर्डिनरली resides in a country and whose center of economic interest lies in that country। तो सिर्फ एक देश के निवासी होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस देश से रिलेटेड आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। दैट मीन्स आप उस देश की इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हो। इस तरीके से, मतलब एक तरीके से हम ये कहेंगे आर्थिक रुचि होनी चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही एक इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ए पर्सन मस्ट रिजाइड इन द कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर टू बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। तो 1 साल या 1 से ज़्यादा साल उसमें कंट्री में रहना पड़ेगा, तभी आप नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाओगे। The following points should be noted in this context। तो अब इसके रिगार्डिंग और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देखो पहला पॉइंट तो ना जो हमने यहाँ पढ़ा था, जो मैंने आपको कहा था कि भाई पर्सन भी है और इंस्टीट्यूशन भी है, तो यही बात है कि नॉर्मल रेजिडेंट में दोनों इंक्लूड किए जाएंगे, इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे और जो संस्थाएं होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो भी इंक्लूड की जाएंगी। अगर हम सेकेंड पॉइंट पर बात करें तो ये क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी that normal resident of a country is also a citizen of that country। देखो सिटीजन का मतलब क्या है, मैं रेजिडेंट का मतलब बोल रही हूँ निवासी, लेकिन सिटीजन का मतलब क्या होता है? सिटीजन का मतलब होता है नागरिक होना, नागरिकता है हमारे पास उस देश की। जैसे अगर मैं इंडिया में रहती हूँ तो मेरे पास इंडिया की क्या है, नागरिकता है, सिटीजनशिप है। तो आपको ये बात यहाँ बताई जा रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी इंडिविजुअल को हम किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट करार दे रहे हैं तो वो बंदा उस कंट्री का सिटीज़न भी हो। ए पर्सन मे बी अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री इवन वेन ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ दी अदर। हो सकता है कि उसके पास नागरिकता किसी और देश की हो, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट किसी उस पर्टिकुलर देश का कहलाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ बता रखा है कि मान लो कोई इंडियन है जो यूएसए में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी उसी देश में ही है, मतलब वो कमा रहा है प्लस उस देश की आर्थिक व्यवस्था को भी मैनेज कर रहा है। मैनेज नहीं कहेंगे, हम यूँ कहेंगे कि जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली उसका अर्न करने का जो मोटिव है वो, या उस देश की सरकार के लिए वो काम कर रहा है, उनके बेनिफिट के लिए भी काम कर रहा है, तो इसलिए वो उस देश का सामान्य निवासी कहलाया जाएगा। सो ही वुड बी डीम्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ यूएसए इवन व्हेन ही कंटिन्यूज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। होता है ना, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स जैसे बाहर जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, वहाँ की सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो लेकिन उनके पास अभी पीआर नहीं है, अभी वो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हुए, या उन्हें अभी वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिली है, तो वो लोग सिटीजन तो इंडिया के ही माने जा रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो वहाँ की फॉरेन कंट्री के माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये 2 पैरामीटर्स पूरे कर रहे हैं, अगर करेंगे तो माने जाएंगे। मतलब मोर देन 1 ईयर रहना होना चाहिए, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस पर्टिकुलर कंट्री का ही होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि ये पहले 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं, जैसे WHO, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ऐसे ही IMF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये जो है, ये सब देशों में थोड़ी ना, एक किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही है ना, हेडक्वार्टर्स तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही है ना, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग कंट्री से होंगे। तो अब ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज WHO एंड IMF इन अ कंट्री आर नॉट टू बी टेकन एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। तो इन्हें उस देश का सामान्य निवासी नहीं मानना है। However, लेकिन क्या है, Indians working in these organizations would be taken as normal resident of India। तो मैं बहुत ही सिंपल पॉइंट में अगर कहूँ तो मैं कहूँगी कि भाई जिस देश के भी लोग अगर इन संस्थाओं का पार्ट बनकर काम कर रहे हैं तो वो जिस देश के हैं उन्हें उसी देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। जैसे अगर इंडियन काम कर रहे हैं तो उन्हें इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, तो वो क्या है, इसमें है कि कई बार क्या होता है कि कई लोग फॉर द सेक ऑफ रिसर्च या हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए या फिर और भी काम करने के लिए वो दूसरे देशों में जाते हैं। तो ये पॉइंट हमारा उसी से रिलेटेड है, देखते हैं पढ़ते हैं फिर पता चल जाएगा कि क्या है। द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब हमें ये पहले ही बता दिया कि भाई इन्हें नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री मतलब जिस देश से रिलेटेड जुड़कर वो काम कर रहे हैं उनके नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि जब हम इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि वो ना मोर देन 1 ईयर वाला कंसेप्ट जो है वो शायद पूरा नहीं हो रहा है, या इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट पूरा नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है। वो जो 2 बेसिक कंडीशंस हमने नॉर्मल रेजिडेंट वाली ऊपर पढ़ी हैं, तो इसी वजह से इन्हें नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा उस देश के बारे में जिस देश के रिगार्डिंग बात की जाएगी। जैसे फॉरेन विजिटर्स इन द कंट्री फॉर सच पर्पस एज रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज़, कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। अब देखो सबसे सिंपल एग्जांपल, स्पोर्ट्स, क्रिकेट का मैच ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, न्यूजीलैंड में भी जाकर होता है, मतलब अलग अलग जगह पर जाकर, इंग्लैंड का टूर भी होता है। तो इसलिए अलग अलग देशों में जाकर अगर हमारी स्पोर्ट्स की टीम जो है, अगर हमारी क्रिकेट की टीम जो है वो जाकर खेल रही है, लेकिन खेल किसके लिए रही है, हमारे देश के लिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ इंग्लैंड में नहीं लाई कर रहा। तो इसलिए कोई भी फॉरेन विजिटर उस देश का जो फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट या फॉर स्पेंडिंग हॉलीडेज या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या पढ़ने के लिए अगर जा रहा है तो हम उसे उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्योंकि देखो एक तो सबसे पहली बात तो ये है, देखो क्या 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, अब जो बंदे स्पोर्ट्स के लिए गए हैं, स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं, या जो हॉलीडे स्पेंड करने के लिए गए हैं, या जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्या वो 1 साल के लिए या 1 साल से ज़्यादा वहीं रहेंगे। ऑब्वियसली है कि अगर बंदा हॉलीडे भी स्पेंड करने गया है तो वो महीना लगाएगा, 2 महीने लगाएगा, लेकिन फिर तो वापस आएगा ही ना। तो इसलिए यहाँ वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स ऑफ द कंट्री, जो सीजनल बेसिस पर जाकर काम करते हैं, सीजन है तो काम करेंगे, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे अपने देश में, तो फिर से वही वो कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो इसलिए ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉयज ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेज एंड who have come to the country for the purpose of installing machinery purchased from their employers। अब कुछ ऐसे फॉरनर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, किन के एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसी एंटरप्राइजेस के जो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में ही कवर हो रही हैं। जब उनकी एंटरप्राइजेस ही रेजिडेंट नहीं बन रही हैं तो वो कैसे बन जाएंगे, है ना। मतलब मान लो हमने जापान से कोई मशीनरी मंगवाई,
उसे इंस्टॉल करने के लिए कुछ जापानीज़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आए। अब जब वो एम्प्लॉयर ही, उनका खुद का एम्प्लॉयर ही, मतलब जिससे हमने मशीनरी खरीदी है, अगर वो ही जापान का है, वो ही हम नॉन रेजिडेंट है हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्वियसली है कि जो वो फॉरेनर्स, वो जो जापानीज़ एम्प्लॉयज़ आए हैं, वो भी नॉन रेजिडेंट ही माने जाएंगे, मतलब वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। All these people will be treated as foreigners, as generally they stay for less than 1 year in the domestic territory of the given country, and their center of interest does not lie in that country। जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो दो बेसिक कंडीशंस जो हमने नॉर्मल रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट कवर करें इसमें, तो वो क्या है? border workers or person who cross the border between two countries daily or regularly in order to work in one country are the resident of the country in which they live, not of the country in which they are working। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया कि भाई अगर बॉर्डर एरिया के पार जाकर कोई बंदा काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ काम करने के लिए वो उस देश में जा रहा है, फिर वापस दोबारा से अपनी कंट्री में ही आ जाता है, काम ख़त्म कर कर अपना डेली बेसिस पर जाता है काम करने के लिए, रेगुलरली जाता है, तो इसलिए उसे कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा? जिस कंट्री में वो रहता है, ना कि जिस कंट्री में वो काम करने के लिए जाता है बॉर्डर क्रॉस कर कर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड members of the armed forces of a foreign country are treated as the normal resident of the country to which they belong। जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं वो उसके नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे, ना कि उस कंट्री के जिस कंट्री में उन्हें एम्प्लॉय किया गया है, काम पर रखा गया है। आई होप कि आपको ये नॉर्मल रेजिडेंट वाला जो पूरा का पूरा कंसेप्ट था, ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए, क्लियर रहे। तो जितना हमने पढ़ा उसके आधार पर देखो, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। तो ये आपको एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर कर बताया हुआ है कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं इन्हें हम कवर करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया में, लेकिन ये जो इधर वाले 5 पॉइंट्स हैं इन्हें हम नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में कवर अप करेंगे। तो जैसा हमने पढ़ा है उसी के आधार पर है, बहुत ही आसान है। इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं, भारत में है वो फॉरेन एम्बेसीज, और इंडियन काम कर रहे हैं, तो इसलिए इंडियन है तो ऑब्वियसली है उन्हें इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स माना जाएगा। लेकिन अगर फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, जैसे कनाडा में या जापान में, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन इंडिया, तो फिर से वही देखिए, इंडियन है ना, तो आपको क्या बताया था कि ये जो इंटरनेशनल लेवल की बॉडीज़ हैं, इनमें इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो इनमें जो इंडिविजुअल जिस कंट्री का होगा, जो वो काम कर रहे हैं, जो मेंबर्स, वो उसी देश के सामान्य निवासी माने जाएंगे। तो भारत में अगर WHO का कोई ऑफिस है या कोई ब्रांच है, तो उसमें इंडियन जो काम करेंगे वो तो नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे, लेकिन फॉरेनर्स जो काम करेंगे वो नॉन रेजिडेंट्स माने जाएंगे, क्योंकि देखो लोकेशन कहाँ है, लोकेशन इंडिया की आपको यहाँ बता रखी है। बिल्कुल ऐसे ही देखो, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, इंडिया में है लोकेटेड, तो लोकल पीपल जो होंगे उन्हें नॉर्मल रेजिडेंट्स माना जाएगा भारत के। लेकिन जो लोकल पीपल नहीं होंगे, जैसे यहाँ आपको जर्मन डायरेक्टर लिखा हुआ है, तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन USA, वो एम्बेसीज वाला पॉइंट याद कीजिए, तो USA में है चाहे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, लेकिन इंडियन एम्बेसी है, तो एम्बेसडर फॉर इंडिया है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर भारत में कोई USA की एम्बेसी है, तो वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल रेजिडेंट, USA एम्बेसडर नहीं माना जाएगा। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट क्या है?
फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। लेकिन एक्सेप्शन याद रखो, हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी अभी एक पॉइंट कवर किया था जिसमें हमने देखा था भाई स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेडिकल ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या हॉलीडेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उन्हें नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन इनके अलावा अगर कोई फॉरेन सिटीज़न 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, मैं साथ में इंक्लूड और ज़रूर करूँगी कि भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री का होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इसके ऑपोजिट यहाँ बन जाएगा कि फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस दैन 1 ईयर, उसे नॉन रेजिडेंट करार किया जाएगा। तो मैं आज के हमारे इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करूँगी। ऑल्दो आपको हिंट जो नेक्स्ट है वो दिख रहा है, लेकिन हमारा सेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगा अगर हम आज ही कवर करेंगे इसे। तो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा यहाँ तक का सेशन, ये फर्स्ट 2 जो कंसेप्ट्स थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। Thank you so much for watching the video and have a nice day.